दो महत्वपूर्ण फैसलों पे हम चर्चा करें। महाराष्ट्र में हमने चर्चा की और अब चर्चा होगी दिल्ली में। वहां पे भी एलजी और राज्य की जो सरकार है उसके बीच में विवाद था कि किसकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि राज्यपाल या एलजी जिनको कहते हैं वहां पे, उनके पास वही जो तीन पुराने थे कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन का अधिकार है, बाकी राज्य सरकार के पास है। चूंकि वो चुनी हुई सरकार है इसलिए वो बॉस है और उनके कामकाज में दखल न दें बल्कि उनकी सलाह से वो काम करें। किसका अपॉइंटमेंट कहां होना, किसका ट्रांसफर कहां होना, ये सब राज्य सरकार को करना है। ये फैसला निकल के आया है। अच्छा, कुल जमा हमारे पास सर 4-4 मिनट है सबके लिए, तो आप लोग प्लीज थोड़ा समय ध्यान रखिए और 30 सेकंड मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। दिल्ली का मामला सेटल कि नहीं? मैं म्यूट पे था। दिल्ली का मामला देखिए सेटल हुआ, ये अच्छी बात है। हाँ। एक चीज और है इसमें जो गौर करने लायक है, और उसपे आशुतोष जी को काफी उसमें अंदर से भी ज्ञान है और बाहर से भी, और पहले का भी वो है। देखिए, दिल्ली का मसला 2013 तक कोई मसला दिल्ली में नहीं था, जो डिवीजन ऑफ पावर है। इस समय पहले जो भाजपा की सरकार थी उस समय भी पूरी की पूरी सरकार केंद्र की नहीं थी, मतलब बाद में कुछ समय के लिए ही वाजपेयी सरकार आई थी। उसके बाद जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो एक पीरियड वो था जिस समय वाजपेयी की सरकार थी और शीला दीक्षित की सरकार आई। तो ये कहीं कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। 13 में जब थोड़े दिन के लिए आया उस समय थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद 15 के बाद ये सिचुएशन शुरू हुआ। अगर मेरी मेमोरी सर्व कर सही है तो ये मसला शुरू हुआ था एसीबी के कंट्रोल को लेकर के, जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ मतलब कुछ केसेस दर्ज किए गए थे। और वो मसला मेरे ख्याल में आने वाले समय में वो भी उठेगा, क्योंकि इस फैसले से वो क्लियर नहीं है कि एसीबी किसके पास होगा, विच इज एंटी करप्शन ब्यूरो। तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन एक तरह से ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, पहले कुछ और फैसला था, एक फैसला जो आया है 5 संविधान पीठ का, 5 जजों की संविधान पीठ का, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सम्माननीय योग्य होता है। तो इसमें ये मान करके चला जाए कि अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होंगे और टकराव नहीं होगा, ऐसा शायद सोचना मेरे ख्याल में थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। थोड़ा समय हमें इस चीज को देना होगा कि ये किस तरह से चलता है। तो ये सही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो खुशी है, खुशी जायज है, क्योंकि उनको और इसको वो अलग तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 2 कारण से, एक तो इस बीच में जो 2 प्रकरण ऐसे हुए, एक जो शीश महल का केजरीवाल का प्रकरण हुआ, जो उनका 45 करोड़ का घर और तमाम फिक्चर फर्नीचर बाथरूम यहाँ वहाँ, और दूसरा जो है एक्साइज वाला केस को लेकर के हुआ, या उसके पहले जो जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो जेल में थे, और उसके बाद मनीष सिसोदिया वाला जो केस हुआ, और कुछ और चीजों को लेकर के इस समय आप थोड़ा रिसीविंग एंड पे थी। पंजाब में भी कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी रिसीविंग एंड पे थी। ये फैसला जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो रिक्वायर्ड एड्रेनल है वो पंप करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो आज उन्होंने कहा है, आई जस्ट होप कि मतलब काम अब तेजी से होगा, किसी तरह की वो नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में सार्थक दिशा में जाएं, और जो कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो, जी आशुतोष जी वो नहीं हो, बहुत अच्छा। आशुतोष जी, जैसे अब मतलब मैं ये समझ क्या दोनों, अब मैं अपना काम देखूं, आप अपना काम देखिए, मैं जमीन पुलिस और ये सब देखता हूं, आपको जो करना करिए। लेकिन मान लीजिए जैसे अभी जो विवाद चल रहे हैं, शराब घोटाला टाइप का कोई मामला, शीश महल टाइप का कोई मामला, इस पे एलजी कुछ करेंगे या उनसे कहें हमें क्या लेना देना, भाई तो अपना राज्य सरकार देखिए, कोर्ट ने ऐसा कहा है। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि जिस चीज जो बुनियाद है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में झगड़े की, उसका कारण बहुत सिंपल है। दोनों ही हाईली पॉलिटिकल लोग हैं, और इसमें एलजी बहुत किनारे रख दीजिए, उनको उसका कोई वो ही इज बेसिकली टिटुलर हेड, जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। तो ये झगड़ा इसलिए है कि इस फैसले के बाद भी झगड़ा बना रहेगा। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि कोई थोड़ी बहुत तासीर में कमी आ जाए तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कमी आने वाली है या कन्फ्रंटेशन नहीं होने वाली। तमिलनाडु के अंदर भी तो आप देख रहे हैं ना कि वहां तो कानून की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वहां गवर्नर साहब रोज स्टालिन को ऐसी तैसी किए पड़े हुए हैं। आप बंगाल के अंदर आपने देखा किस तरीके जगदीप धनखड़ साहब ने ममता बनर्जी को ऐसी तैसी कर दी थी। हेमंत सोरेन के झारखंड में किस तरीके से स्थिति पैदा हो गई थी, यहां तक कि पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित वहां सरकारों में क्या। तो ये जो मौजूदा सरकार है वो बहुत ही पॉलिटिकल सरकार है केंद्र की,
और वो विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का या डिस्क्रेडिट करने का कोई भी मौका नहीं चूकती है। कम से कम उनके गवर्नर की हरकत से यह बात स्पष्ट नजर आती है। ये तेलंगाना में भी यही चीज हो रही थी। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पिछले 8 सालों में, और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बारे में कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया गया था। बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों की जानकारी है, मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। सबसे पहले जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, जो 1967 से दिल्ली प्रशासन के साथ लगातार बना हुआ था, उसको थाना घोषित करके उसकी परिभाषा बदल के ये कह दिया गया तो दिल्ली पुलिस के साथ रहना चाहिए, और सीआरपीएफ लगा के उसको कब्जे में लिया गया था। ये बहुत कम लोगों को शायद इस बारे में जानकारी है। उसके बाद सर्विसेज को दिल्ली सरकार के पास से हटा लिया गया था, यानी सरकार को पूरी तरीके से पंगु कर दिया गया। सर्विसेज का में क्या है कि जो उसके बाद आप देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला, जो आज फैसला है एग्जैक्टली वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। एग्जैक्टली यही फैसला था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके बाद क्या किया, आपको मालूम है? सरकार ने संविधान में आके संसद के जरिए कानून पास कर दिया कि दिल्ली सरकार का जो हेड होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और उसके बाद सारे पावर उनके पास चले गए। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नायाब फैसला है। तो मेरा अपना साफ तौर पे मानना यह है कि जब तक गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिकाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं होंगी, इन पदों पर बैठे हुए लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी और उसकी नैतिकता को नहीं समझेंगे, तब तक दिल्ली सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तमिलनाडु सरकार और गवर्नर, बंगाल सरकार और गवर्नर, झारखंड सरकार और गवर्नर के बीच में झगड़ा चलता रहेगा। ये निरंतर होगा। ये पॉलिटिकल बैटल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल नहीं है। उसमें संवैधानिकता, नैतिकता उसका एक जिसे कहते हैं ना विक्टिम है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि मामला सुलटेगा नहीं। विराग जी, आपकी क्या राय है? देखिए नीरज जी, महाराष्ट्र और दिल्ली में फर्क ये है कि महाराष्ट्र में एक सीजन खत्म हो गया, दूसरा सीजन होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। दिल्ली में पिक्चर का भी इंटरवल हुआ है, आधी पिक्चर बाकी है। और आधी पिक्चर बाकी इस तरीके से देखिए कि जैसा आशुतोष जी ने बोला था कि 2018 का एक फैसला आया था, अब एक नया फैसला आया, लेकिन इस बीच में सरकार ने संसद से एक नया कानून बना दिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी गई है, और वो 3 जजों की बेंच उसको सुनवाई कर रही है, और उसमें नोटिस इश्यू हुई है, और उसमें फिर एक संविधान पीठ बनेगी। और वो संविधान पीठ में इस बार दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि आज का जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के 1, 2, 3 नॉर्मल राज्यों में राज्य सूची में राज्य का अधिकार है, लेकिन आज के फैसले में कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बना दे संवर्ती सूची में, राज्य सूची में, तो संसद का कानून दिल्ली में प्रभावी होगा। तो संसद ने कानून बना करके 1991 के कानून में यह बदलाव कर दिया है कि दिल्ली सरकार मतलब एलजी सरकार इसलिए दिल्ली में स्थित बद से बदतर होगी। और मुझे नहीं लगता, और ये जो संविधान पीठ का फैसला है इसको अभी रेगुलर बेंच पर भेजा जाएगा, ये अभी उन्होंने सिद्धांत अभी प्रतिपादित किए हैं, इसलिए पिक्चर अभी दिल्ली में पूरी बाकी है। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि यहां पर दिल्ली में किसी तरह से संवैधानिक नैतिकता नहीं है और कोई भी मर्यादा नहीं है, इसलिए मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में चलते रहेंगे और पूरी पिक्चर, पूरा क्लाइमेक्स आना बाकी है। अश्विनी जी, क्लाइमेक्स आएगा। एक्चुअली क्या है, विराग जी ने इसको और उलझा दिया, बोला एक और मुकदमा चल रहा, अभी और एक पीठ बनेगी, चलता ही रहेगा। आशुतोष जी ने भी उसमें जोड़ दिया कुछ कि नहीं, कुछ शांत नहीं होने वाला है। भाई अपने अपने काम अलग अलग हैं, आप लोग करिए, लेकिन वो कह रहे हैं हाईली पॉलिटिसाइज्ड है ये गवर्नर और एलजी की पोस्ट। उम्मीद है आपको ये सेटल होगा कि यार ऐसे ही चलता रहेगा? एक चीज तो बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हुई है कि लंबा जो विवाद चल रहा था खास तौर से लिस्ट 2 7वें शेड्यूल के जो एंट्री 41 को लेकर, वो एंट्री 41 क्या कहती है? स्टेट पब्लिक सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पॉजिटिव वर्डिक्ट से दिल्ली को कंट्रोल मिलेगा उनके ऑफिसर्स के ऊपर जो कि यूटी काडर के हैं और जो कि उनकी चॉइस की पोस्ट, मतलब सरकार चलाने के लिए जो चॉइस पोस्ट जहां रखना चाहते थे वहां नहीं रख पा रहे थे। तो एक तो ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर करेगा प्रिवेल
खास तौर से अगर हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, लिस्ट 2 की बात करते हैं, तो लिस्ट 2 में यानी जो रूल मेकिंग पावर है अनुच्छेद 309 का, वो आउस्ट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम दिल्ली के जनता होने के नाते यही उम्मीद करते हैं कि इससे विकास का कार्य कुछ होगा, और लैंड, पब्लिक ऑर्डर और जो लॉ एंड ऑर्डर, जो ये बातें हैं वो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर की फिर अगर बात करते हैं उस पर जाएंगे तो बड़ा आपको एक दिन का फिर डिबेट रखना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था में तो सब कुछ समाहित। सर वही तो समस्या है, तो सब ये कुछ गोल है। डिबेट खुलेगा। मैं एक सवाल से पूछता हूं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन। अब मैं इसमें एक बहुत सिंपल से उदाहरण से पूछता हूं, आप समझाइए जिससे हमारे दर्शक समझ सके। मान लीजिए कोई एक ऐसी सर्विस शुरू करना, जो दिल्ली सरकार करना चाहती है कि हम एक ऐसी सर्विस शुरू करना चाहते हैं जिसमें लोगों को हम घर घर जाके उनका राशन कार्ड देंगे या कुछ भी देंगे, उदाहरण के लिए। एलजी साहब को लगता है यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो वो इसमें दखल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये बताइए आप मुझे। अगर पब्लिक ऑर्डर और इस जजमेंट का हवाला देते हुए देखें तो हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट कोई उसके पीछे रीजंस असाइंड नहीं है, जैसा हम लोगों ने कहा ऑब्जेक्टिव मटेरियल अगर डिसाइडेड नहीं है उसके पीछे, तो ना। तो दोनों बातें हैं, फिर सम और विषम, हाँ। दोनों परिस्थितियां। तो मुकदमा अभी माने जैसे विराट भाई ने कहा, क्लाइमैक्स आना अभी बाकी है। नहीं, ये आशुतोष जी कुछ मैं कह रहा हूं कि मैंने एक शराब की पॉलिसी बनाई। हाँ सर, सवाल बन रहा है, दोनों लोग शराब की एक पॉलिसी बनाई, अब उसमें किसी को लग रहा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं इसमें, तो दखल होगा कि नहीं होगा जो अभी हो रहा था, या वो कह देंगे नहीं हमें क्या लेने देना? मैं ये जानना चाहता हूं। नीरज बिल्कुल एलजी जो है इसमें बिल्कुल किसी तरीके से दिक्कत पैदा नहीं कर सकते हैं। हाँ। बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर का मतलब यह है कि लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टरबेंस है या डिस्टरबेंस नहीं है, ये उसका मतलब ये है। इसलिए पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के लिए कोई कानून किया जा रहा है और उसमें एलजी दखल दे दे, फिर तो संविधान ही सिर के बल खड़ा हो। नहीं सर, पब्लिक ऑर्डर की जो परिभाषा है, गुप्ता जी बताइए क्या है भाई? मैं आप मान लीजिए कहीं पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं किसी जगह, मैं कह रहा हूँ ये गड़बड़ बन रहा है, यहाँ पे व्यवस्था खराब हो रही है। हाँ, अगर व्यवस्था खराब हो रही है सर, ये आशुतोष जी ये तो डिस्क्रिशनरी है ना, समस्या यही है कि ये कोई परिभाषित नहीं है। हाँ बोलिए गुप्ता जी। नीरज जी, एलजी को दिल्ली सरकार में कंट्रोल करना है, उसके लिए उन्हें खिड़की चाहिए, और वो खिड़की पब्लिक ऑर्डर की नहीं मिलेगी उन्हें अभी खिड़की मिल गई है। संसद ने कानून बना दिया है 2021 के कानून में, आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसके 4 प्रावधानों को, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के 13 नियमों को चुनौती दी है। उसके तहत अब हर फाइल को एलजी के पास जाना जरूरी है, और उसके तहत वीटो पावर एलजी के पास है। तो पब्लिक ऑर्डर की जरूरत, चोर खिड़की की जरूरत नहीं है, उनके पास दरवाजा, मेन दरवाजा है। अब वो अल्टीमेट अथॉरिटी वही है। अगर सर्विसेज का पावर भले ही दिल्ली सरकार को दिया हो, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की हर फाइल फिर एलजी के पास जाएगी। समस्या तो यही है कि भाई जो कुछ परिभाषित शब्द नहीं है उनको इतना बड़े स्तर पर रख दिया गया कि आप व्यवस्था देखिएगा यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ करने वाले कोई और, मुझे खराब लग रही व्यवस्था। अब वो व्यवस्था मुझे क्यों खराब लग रही, चलिए कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे संविधान पीठ से तय कराते हैं कि व्यवस्था मुझे क्यों खराब लग रही। ये एक बड़ी मुश्किल है। तो पता नहीं, उम्मीद हम सबको करनी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार को काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उसको अपना काम करने देना चाहिए, और राजनीतिक मर्यादा, नैतिकता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ आप कट टू कट 2+2 पे ले जाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज के ये दोनों फैसलों से कुछ चीज़ें बदलेंगी और अच्छे के लिए बदलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए CNBC आवाज़।